आजू चौहान सुबह जल्दी उठ जाती थी, लेकिन 2 फरवरी को उसकी आंख थोड़ी देर से खुली और वो नहा धोकर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अशोक विहार में लक्ष्मीबाई कॉलेज है, जिसमें वो बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट रही। कॉलेज जाने में देर ना हो जाए, इसलिए उसने नाश्ता तक नहीं किया और चाय पीकर वो कॉलेज के लिए निकल गई। सुबह 8 बजे वो घर से निकली थी। कॉलेज से अक्सर वो 2 बजे आ जाती थी, या ज्यादा लेट तक अगर क्लास लगती थी तो 4 बजे तक वो घर लौट जाती थी। अब जो है, जिस दिन 2 फरवरी था उस दिन आजू चौहान घर नहीं आती, तो माँ कविता ने उनको फोन किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। माँ ने बार बार फोन ट्राई करने की कोशिश किया, लेकिन फोन लगातार मिल ही नहीं रहा था। तो ऐसे में कविता चौहान, जो कि आजू चौहान जी की माँ है, उनको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगता है। उस दिन पिता संजीव चौहान भी घर पर ही थे। जब वो पत्नी को परेशान दिखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो आजू की मदर बताती हैं कि आज आजू टाइम से घर नहीं आई है। तो पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है फोन स्विच ऑफ हो गया हो, नेटवर्क में ना हो, तो आजू आ जाएगी, ज्यादा टेंशन लेने की वो नहीं है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इसलिए घबराओ मत। उसके बाद जो है, माँ शांत हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद 6 से 7 बजे का टाइम हो जाता है, बच्ची फिर भी घर नहीं आती, तो माँ की अब टेंशन बढ़ जाती है। ऐसे में संजीव चौहान जी को भी बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। माँ कविता चौहान जो है, जो आरजू चौहान की जो फ्रेंड होती है सिमरन, उसको फोन मिलाती है। तो सिमरन कहती है कि आंटी जी, आज तो मैं कॉलेज गई ही नहीं। उसके बाद जो है, एक और दोस्त होती है राधिका, उसको भी फोन मिलाकर पूछा जाता है, तो उसका भी कहना यही था कि वो छुट्टी पर है, वो भी कॉलेज नहीं गई। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे माँ बाप की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो जवान बेटी का मामला था, इसमें और ज्यादा वो लोग शोर शराबा भी नहीं कर सकते थे, आस पड़ोस में भी पूछ नहीं सकते थे, रिश्तेदारों को भी नहीं बता सकते थे। ऐसे में जब 11 बज जाते हैं, जब माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो पास के ही थाने में, जी हाँ, मॉडल टाउन जाते हैं, मॉडल टाउन थाने में पहुंचते हैं। वहां पर जो राम अवतार यादव जी थे, जो थाना प्रभारी हैं, उनको जो है वो आजू के बारे में पूरी बात बताते हैं। तो वो कहते हैं कि आजू देखो, कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, कहीं इधर उधर चली गई होगी तो वो टाइम से आ जाएगी, आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना ले। तो वो थोड़ा दबी आवाज में पूछते हैं राम अवतार जी उनके माँ बाप से, आरजू चौहान के माँ बाप से, कि कहीं कोई लड़की वगैरह का तो कोई चक्कर नहीं था। तो जो माँ बाप होते हैं वो बिल्कुल साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हमारी बेटी का ऐसा कोई भी चक्कर नहीं था। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो फिर बेटी आपकी जल्दी आ जाएगी। जब पुलिस को बेटी की गुमशुदगी की सूचना देने के बाद चौहान दंपति घर आ जाता है, और राम अवतार यादव जो है ये मामला सब इंस्पेक्टर अमित राठी को दे देते हैं। अमित राठी ने आजू चौहान की गुमशुदगी की जो कार्रवाई में उसका हुलिया बताकर दिल्ली के जितने भी थाने थे उनको वायरलेस से मैसेज भेज दिया। बेटी की चिंता में चौहान दंपति की जो बिल्कुल नींद उड़ चुकी थी, और उनकी बेटी पायल और बेटा कृष्णा भी परेशान था। सवेरा होते ही जो है, संजीव चौहान सीधा जो है उसके कॉलेज पहुंचते हैं, और वहां प्रिंसिपल से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि कॉलेज के गेट की जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज है उसको प्लीज निकलवाइए, और उसमें देखिए क्या मेरी बच्ची कॉलेज पहुंची थी। जब उसमें देखा जाता है तो एंट्री में सुबह 9:02 पर आजू कॉलेज में एंटर करते हुए नजर आती है। अंदर आने पर जब प्रिंसिपल ने उन प्रोफेसर को बुलाया जो पहले और दूसरे पीरियड में आरजू को पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया कि आरजू ने केवल पहला पीरियड अटेंड किया था, लेकिन दूसरा पीरियड अटेंड नहीं किया था। ऐसे में जो है, आजू चौहान के पिताजी संजीव चौहान ने आजू के साथ जो पढ़ने वाली कुछ लड़कियां थी उनसे बात की। तो 2 लड़कियों ने बताया कि आजू से मिलने हमेशा नवीन खत्री आता रहता था, और कल भी वो अपनी मारुति स्विफ्ट डिजायर कार से आया था। संजीव चौहान के जो घर था वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही नवीन खत्री और आजू के बीच जो है कई सालों से बहुत गहरी दोस्ती थी, वो लोग आसपास में ही रहते थे। उनकी दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई थी, वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एक ही गांव के होने की वजह से वो दोनों के घर वाले तैयार नहीं थे। करीब 4 महीने पहले ही संजीव के घर में पंचायत हुई थी, जिसमें नवीन के घर वाले भी आए हुए थे। पंचायत में तय हुआ था कि आज के बाद दोनों बच्चे आपस में नहीं मिलेंगे, और दोनों ही घर वाले अपने बच्चों को संभालेंगे। जब ये जानकारी मिलती है तो संजीव जो है वो घर आ जाते हैं आरजू के साथ, और उसके बाद जो है, संजीव के घर वालों के अलावा किसी और को भी कुछ वैसा नहीं पता था, ना रिश्तेदारों को, और उनको ऐसा लगता है कि अब हमारी बेटी का नवीन खत्री से कोई लेना देना नहीं है। अब जो है, जब कॉलेज से नवीन खत्री के बारे में जो जानकारी मिलती है, अब माँ बाप को ये लगता है, लड़की के माँ बाप को, कि अगर वो उनसे पूछेंगे तो क्या पता बात मोहल्ले में फैल ना जाए, क्योंकि वो अभी श्योर नहीं थे कि नवीन खत्री ने ही कुछ ऐसा किया होगा।
अब जो है वो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, लेकिन इतनी टेंशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी कि वो बात किसी को बता भी नहीं पा रहे थे, अंदर ही अंदर वो लोग घुलते जा रहे थे। जब 3 फरवरी को भी वो बेटी को तलाशते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं जानकारी नहीं मिलती, तो जो चौहान परिवार होता है उसका दर्द एकदम जो है फूट जाता है। अब उन्होंने सोचा कि अब अगर हमने बात ज़्यादा दबाई तो कहीं हम अपनी बेटी को खो ना दें। इसीलिए अब जो है वो क्या करते हैं कि नवीन खत्री के यहाँ पर कॉल मिलाते हैं। जब नवीन खत्री के यहाँ पर कॉल मिलाते हैं तो जो नवीन खत्री की सिस्टर होती हैं वो फ़ोन उठाती हैं। कविता चौहान जी उनकी सिस्टर को कहते हैं कि मेरी नवीन खत्री से बात करवाओ। तो उनकी सिस्टर ये कहती है कि नवीन खत्री तो अभी अपनी शादी में बिजी हैं, लेकिन लीजिए मेरे संदीप भैया से बात कीजिए। संदीप जो कि नवीन खत्री का बड़ा भाई था, उसको सारी बातें बताई जाती हैं। तो संदीप जो है वो सांत्वना देता है आजू के मम्मी पापा को कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है और हमसे जो बन सकेगा हम लोग जरूर करेंगे। इवन मैं सब इंस्पेक्टर को भी बोलूंगा, वो भी हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मेरे भाई की शादी है, तो मैं अभी आपकी पूरी तरह से हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो कविता जी जो कहती हैं संदीप को कि देखो आखिरी बार तुम्हारे जो भाई है उसके साथ मेरी बेटी को देखा गया है, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम पुलिस प्रशासन में जो आकर जो है शिकायत करेंगे इस बात की। तो संदीप कहता है कि देखो लोग क्या कहते हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ हमें जो हेल्प करना होगा हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये हमारी इज्जत की बात है। तो कविता जी आखिर में यही कहती हैं कि ठीक है मैं इतने बजे का समय दे रही हूँ और मेरी बेटी जो है घर आ जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो बेटी अगर घर नहीं पहुंचती है तो वो और ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि संदीप ने भरोसा दिला दिया तो हमारी बेटी अब पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरफ संदीप भी ये सोच रहा था कि मैंने बोल तो दिया, लेकिन अब मैं भाई की शादी संभालूं या मैं उसको आजू को ढूंढूं, तो वो भी कुछ ज्यादा टेंशन में थे। अब जो है वो अपनी दादी से जो है फ़ोन करवाते हैं कविता जी को, और कविता जी को कहलवाते हैं कि प्लीज़ उनको समझाओ कि हमारे जो है नवीन खत्री की शादी है और हमारा इस चीज़ में किसी तरह का कोई वो नहीं है, और प्लीज़ ज़्यादा टेंशन ना ले। तो जो कविता जो होती हैं कविता चौहान जी, जो कि आजू की मम्मा होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रोती हैं उनके सामने, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। दुख तो फिर उनकी दादी जी कहती हैं, संदीप खत्री जी और नवीन खत्री जी की दादी कहती है कि देखो दुख हमें भी है, लेकिन हमने नवीन को इतना टाइट कर दिया था कि वो 3 महीने से अपनी बहन के घर पे ही था और वो अपना काम भी कर रहा था, तो यहाँ आता भी नहीं था, तो उस बच्ची को कहाँ से लेकर जाएगा। तो उसके बाद जो बातें हैं वो आई गई होती रहती हैं, लेकिन चीजें जो हैं अभी भी यूं की यूं थी, क्योंकि आजू अभी तक अपने घर पर नहीं आई थी। तो अब ज़्यादा टेंशन बढ़ने के बाद जो है अब उनके घर वालों को लगता है कि अब चुप नहीं बैठा जाए, क्योंकि उनके सब्र का बांध लगातार टूटता जा रहा था। संजीव चौहान जो है वो सीधा थाने पहुंचते हैं और शक के आधार पर नवीन खत्री के खिलाफ बेटी के अपहरण की रिपोर्ट को दर्ज करवा देते हैं। अपहरण की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस कार्रवाई तेज हो जाती है। डीसीपी जो विजय सिंह ने और एसीपी मॉडल टाउन के नेतृत्व में एक टीम बनाई, जिसमें थाना प्रभारी राम अवतार यादव और थाना प्रभारी सुधीर कुमार, एसआई संदीप माथुर, अमित राठी, विश्व प्रताप शर्मा और हेड कांस्टेबल रणधीर सिंह, जय भगवान कांस्टेबल, शिव कुमार, नवीन और राजेश को शामिल किया गया। इसलिए पुलिस टीम गांव जो है राजपुर गुड़ मंडी में नवीन के घर जा पहुंची। वो घर पर नहीं मिला। उसकी मां और दादी ने बताया कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने गोवा गए हुए हैं। पुलिस टीम जो है वापस आ जाती है। उसके गोवा से लौटने के बाद ही उन्होंने सोचा कि आरजी के बारे में पूछताछ की जाएगी। इसी बीच पुलिस ने आजू और नवीन खत्री के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवा लिया था। उस दिन रात 10 बजे के करीब पुलिस टीम को खबर मिली कि नवीन जो है आजादपुर से मॉडल टाउन की ओर डीटीसी की एक बस में आ रहा है। इस खबर पर थाना प्रभारी एकदम चौंक गए। उन्होंने उन्होंने सोचा कि यार उन्होंने तो कहा था कि वो गोवा जा रहे हैं, लेकिन अब क्या। तो उसके बाद उनके पास जो है नवीन खत्री का फोटो था, इसलिए वो मॉडल टाउन 2 के बस स्टॉप पर खड़े होकर आजादपुर से आने वाली बसों की तलाशी करने लगे। आखिर एक बस में उन्हें नवीन खत्री मिल गया। पुलिस को देखते उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बस के दोनों दरवाजों पर पुलिस तैनात होने की वजह से उसकी कोशिश सफल नहीं हो सकी। उसे हिरासत में लेकर जो है पूछताछ की गई। आजू के बारे में पूछने पर उसने कहा 4 महीने पहले जब पंचायत बैठी थी तभी से मैंने उससे बातचीत बंद कर दी थी। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। उस दिन वो कॉलेज से कहाँ गई मुझे नहीं पता, लेकिन कॉलेज के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में आजू तुम्हारे साथ जाती दिखाई थी, ऐसा इंस्पेक्टर ने बोला। इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने ये भी कहा
कि भाई तुम ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हो। और फिर नवीन ऐसे में कहता है कि मैं तो सुबह से अपनी शादी के कार्ड बांट रहा था। नवीन ने कहा, नवीन और आरजू के नंबरों की कॉल डिटेल से पता चला कि 2 फरवरी 2016 को सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच उसकी आरजू से बात हुई थी। उस समय उसके फोन की लोकेशन भी लक्ष्मीबाई कॉलेज के आसपास ही थी। इससे साफ लग रहा है कि नवीन झूठ बोल रहा है। पुलिस ने उससे सारे सबूत दिखाकर पूछताछ की तो उसने सच बोलना पड़ा। उसने मान लिया कि उसने आरजू की हत्या कर दी। और जिस वक्त लाश उसके घर पर पड़ी है, पुलिस को हैरानी इस बात की थी कि शादी वाले घर में 5 दिनों से लाश कैसे रखी है। पुलिस उसे लेकर उसके घर पहुंची तो मकान में कमरों और किचन के बीच वेंटिलेशन के लिए कुछ खाली जगह छुटी थी। उसी जगह पे पानी के पाइप लगे थे। उसे शॉफ्ट कहते हैं और शॉफ्ट में उसने आजू की लाश को छिपाकर रख दिया था, जिससे उसे बरामद करा लिया गया। घर से आजू की लाश बरामद होने पर नवीन के घर वाले भी हैरान हो गए। आजू की लाश बरामद होने की जानकारी जब थाना प्रभारी ने डीजीपी व अन्य अधिकारियों को दी गई तो जिला स्तर के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मौके पर बुला लिया। लाश देखकर लग रहा था कि हत्या कई दिनों पहले ही की गई थी, क्योंकि लाश से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। उसके गले में उस समय भी एक दुपट्टा लिपटा था। थाने का माहौल गमगीन हो गया था। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया कि नवीन के अलावा जो भी इस केस में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह से समझा बुझाकर पुलिस वालों ने जो है आजू के मम्मी पापा को शांत किया। उसके बाद उन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल में भेज दी। 7 फरवरी को पुलिस ने नवीन खत्री को रोहिणी न्यायालय में ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सोनाली गुप्ता के समक्ष पेश करके पूछताछ के 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि में अभियुक्त नवीन खत्री से विस्तार से पूछताछ की गई तो आरजू चौधरी की हत्या की रोंगटे खड़े देने वाली प्रेम, धोखा और छुटकारे की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार निकली। संजीव चौहान उत्तर पश्चिमी जिले के गांव राजपुरा गुड़ मंडी में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी कविता के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा था। आरजू उनके दूसरे नंबर की बेटी थी। बड़ी बेटी पायल पढ़ लिखकर दिल्ली के ही एक निजी स्कूल में टीचर हो गई थी। दूसरी बेटी आरजू दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। वे कॉलेज बस से आती जाती थी। कभी भी वे अपनी सहेलियों के साथ कमला नगर मार्केट घूमने चली गई। एक दिन आरजू कॉलेज के एक दोस्त के साथ कमला नगर मार्केट घूमने गई हुई थी, तभी वहां उसकी मुलाकात नवीन खत्री से हुई। नवीन को पहले से वो जानती थी क्योंकि वो उसी के मोहल्ले में रहता था, लेकिन वह उससे कभी भी मिली जुली नहीं थी। नवीन भी राजपुरा गांव के राजकुमार का बेटा था। उस दिन रेस्टोरेंट में नवीन और आरजू की पहली बार बात हुई तो आरजू के खाने पीने का बिल भी नवीन ने ही दिया था। उस दौरान दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर भी दिए और करीब 2 साल पहले की बात है। पहली मुलाकात में ही आरजू नवीन को भा गई थी। उससे नजदीकियां बढ़ाने के लिए वह उससे जब तक फोन करने लगा। कभी भी आरजू जैसे ही कॉलेज के लिए घर से निकलकर मेन रोड तक पहुंची, नवीन मोटरसाइकिल लेकर आ जाता। उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाने के लिए कहता। इससे लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने से होते हुए करोल बाग जाना होता था। आरजू उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती। इस तरह से आरजू और नवीन के बीच दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। इसके बाद वो अक्सर नवीन की मोटरसाइकिल पर घूमने लगी। नवीन भी उस पर खूब पैसे खर्च करने लगा। राजपुरा गांव के लोगों ने आरजू को नवीन के साथ घूमते देखा तो इसकी चर्चा गांव में होने लगी। इसका नतीजा ये निकला कि दोनों के ही घर वालों को उनके प्यार की जानकारी हो गई। तब उन्होंने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरजू और नवीन अपने प्यार की धुन में रमे हुए थे। उनके बारे में लोग क्या कह रहे थे उन्हें परवाह नहीं थी। हाँ, उन्हें मिलने लगे और वो थोड़ी सी उन्होंने एहतियात बरतना शुरू कर दिया। प्यार कर लिया, साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली, लेकिन इस बात पर गौर ही नहीं किया कि वो एक मोहल्ले में रहते हैं, जिसकी वजह से शादी होना संभव नहीं है। गांव के रिश्ते से एक तरह से भाई बहन लगते हैं। अगर वो ये बात पहले सोच लेते तो उनकी मोहब्बत परवान ही ना चढ़ती। संजीव चौहान को लगा कि नवीन ने ही उसकी बेटी को बहकाकर अपने जाल में फंसा लिया, इसलिए उन्होंने फोन करके नवीन के घर वालों से शिकायत भी की। इसके बाद नवीन के घर वाले कुछ परिचितों को लेकर जो है संजीव चौहान के घर पहुंचे। ये करीब 4 महीने पहले की बात है, जब एक ही गांव का होने की वजह से शादी होना असंभव था। इसलिए सबने यही कहा कि दोनों के घर वाले अपने बच्चों को समझाएं। ये भी सुनने में आया है कि घर वालों की इज्जत को देखते हुए आरजू ने नवीन से बात करनी बंद कर दी थी। उसने उससे दूरियां बना ली थी। इसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया था। कल्पनाओं की दुनिया में नाम कमाने के लिए उसने किंग्सवे कैंप स्थित एक इंस्टीट्यूट में एनिमेशन के कोर्स में दाखिला भी ले लिया था।
कॉलेज से लौटने के बाद वे एनिमेशन सीखने जाती थी। आरजू और नवीन भले ही घर वालों के दबाव में एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन पुरानी यादों को भूलना इतना आसान नहीं था। जब कभी वे घर पर एकांत में होते तो उनकी पुरानी यादें दिमाग में घूमने लगती। वो यादें उन्हें फिर से मिलने के लिए उकसा रही थी। नतीजा ये हुआ कि दोनों खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए, फोन पर बातें ही नहीं करने लगे बल्कि मिलने भी लगे। अब आरजू नवीन पर शादी करने का दबाव डालने लगी, मगर नवीन कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टालता रहा। पंचायत के फैसले के बाद नवीन दक्षिण पश्चिमी जिला के नांगल देवत में अपनी बहन के घर रहने लगा था। वह वहीं से आरजू से फोन पर बात करके निश्चित जगह पर उससे मिल लेता था, जबकि घर वाले सोच रहे थे कि बच्चों ने संबंध खत्म कर लिए। इस बीच नवीन के घर वालों ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 से विश्वास नगर की एक लड़की से उसकी शादी कर दी, मतलब शादी तय कर दी। इतना नहीं, 5 फरवरी 2016 को विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी गई। ये बात आरजू को पता चली तो नवीन के ऊपर जो है बहुत ज्यादा नाराज होती है और उसने उसे धमकी देती है कि मैं किसी और से तुम्हारी शादी कतई नहीं होने दूंगी। आजू की इस धमकी से नवीन डर गया। आजू की धमकी वाली बात नवीन के घर वालों को पता चली और वो भी परेशान हो उठे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बला से कैसे छुटकारा पाया जाए। जैसे जैसे नवीन की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। नवीन को इस बात से डर था कि वो उसकी शादी में पहुंचकर लड़की वालों के यहाँ कोई बवंडर ना खड़ा कर दे। अखबार जो उसके लिए मुसीबत बन गई थी, वो तमाम रिश्तेदारों और परिचितों को वे शादी के कार्ड दे चुका था। बाकी जो बचे कार्ड थे वो लोगों को 2 फरवरी से उसे कार्ड बांटने और दोपहर को नांगल देवत से अपनी बहन को लाने गया था। उसी दिन उसकी आरजू से बात हुई और उसने उस पर शादी का दबाव नहीं डाला बल्कि धमकी भी दी। उसकी धमकी से परेशान नवीन ने उसी समय आरजू से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का निर्णय लिया। 2 फरवरी को आजू अपने नियत समय पर कॉलेज चली गई। इसी दौरान उसकी नवीन से बात हुई। उसने 9:30 बजे उसे कॉलेज के गेट पर मिलने को कहा। पहला पीरियड अटेंड करने के बाद आरजू कॉलेज के गेट पर इंतजार कर रहे अपने प्रेमी नवीन के पास पहुंच गई। आजू को अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में बिठाकर नवीन करोलबाग, धोला कुआं, मुनीरका होते हुए देवली गांव पहुंचा। वहां पर नवीन की बुआ रहती थी। कार को सड़क पर खड़ी करके वह अकेला ही बुआ के यहाँ कार्ड देने चला गया। आजू बार बार यही कह रही थी कि तुम शादी के कार्ड बांट रहे हो, लेकिन ये शादी तो होने ही नहीं दूंगी। नवीन तो कुछ और ही सोच रखा था, इसलिए उसकी धमकी को उसने गंभीरता से नहीं लिया। 12:30 बजे वह देवली से निकला, तब उसे अपनी बहन के घर पहुंचना था। 12:30 बजे उसे देवली में भी जब 12 टाइम काफी लग गया, तो बहन के यहाँ पहुंचने में उसे 2 घंटे और लगने थे। इसलिए वे कार को तेजी से चलाते हुए सैनिक फार्म, साकेत, मेहरोली होते हुए वसंत कुंज पहुंचा। वहां बाजार में बीकानेर की दुकान पर उसने आरजू को गोलगप्पे खिलाए। 2 बजे, मतलब दोपहर के 2 बजे थे जब वो बहन को गांव के लिए लेने निकला। इसी बीच आरजू शादी की बात को लेकर उससे बहस करती है। नांगल देवत गांव से वे केंद्रीय विद्यालय के पास सुनसान सड़क पर उसने कार रोक दी। आरजू उसे बार बार धमकी दे रही थी। नवीन बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने आरजू के गले में जो पड़ी हुई जो चुन्नी थी, उसी से ही उसका जो है गला दबा दिया। गला दबाते हुए आरजू की नाक से जो है और मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है और उसके बाद उसका यूरिन भी निकल गया। आरजू के मरते ही नवीन के हाथ पैर फूल गए। नाक और मुंह से निकले खून को आरजू के बैग से पोंछा। आरजू के पास 2 मोबाइल फोन थे, उसने दोनों के सिम कार्ड निकाल लिए। उसके बाद उसकी लाश डिक्की में डाल दी। कार की अगली सीट पर निकले उसके यूरिन को उसने पहले अखबार से और फिर बोतल के पानी से साफ किया। बहन के यहाँ पहुंचने में उसे देर हो चुकी थी। वे बहन के यहाँ पहुंचा तो बहन अपने दोनों बच्चे के साथ तैयार बैठी थी। फटाफट उसने अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे अपने घर ले आया। हत्या करने के बाद वह बहन से बहुत ही एकदम नॉर्मल बात कर रहा था, जबकि कार में उसकी लाश थी। उसने उसकी चाबी अपने पास रखी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि वो लाश को ठिकाने कहाँ और कैसे लगाए। नवीन का जो मकान बना हुआ था, ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग थी। पहली मंजिल पर वो खुद रहता था, दूसरी मंजिल पर उसके माता पिता, दादी और तीसरे फ्लोर पर उसका बड़ा भाई संदीप पत्नी के साथ रहता था। 2 फरवरी को नवीन की शादी का दहेज का सामान आ गया था और वो सारा सामान ग्राउंड फ्लोर पर ही रखा हुआ था। 5 फरवरी को उसकी बारात जानी थी। घर वालों ने रात को दहेज का सामान कमरे में सेट कर दिया था। इसके बाद सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए, लेकिन नवीन को नींद नहीं आ रही थी और लाश को ठिकाने लगाने के बारे में ही सोच रहा था। उसके मकान की रसोई और अन्य कमरों की वेंटिलेशन के लिए कुछ खाली जगह छोड़ी गई थी और वहां पर लाश छुपाने के लिए नवीन को वो ही जगह बिल्कुल परफेक्ट लगी। सुबह करीब 5 बजे नवीन उठा और अपनी कार की डिक्की से आरजू की लाश निकालकर उस शॉफ्ट में डाल दी।
लाश के ऊपर उसे एक पॉलिथीन डाल दी। शॉप में एग्जॉस्ट फैन लगा था, उसकी हवा से कहीं पॉलिथीन लाश से हट ना जाए इसके ऊपर घर में पड़ा जो टूटा हुआ कांच था वो भी डाल दिया। अपने ही घर में लाश को ठिकाने लगाकर नवीन को थोड़ी तसल्ली हुई। अगले दिन वे आरजू का पॉकेट पर्स, मोबाइल फोन हैदरपुर बाईपास के नजदीक गहरे नाले में फेंक आया। इधर आरजू के माँ बाप को जब पता चला तो 2 फरवरी को उनकी बेटी नवीन के ही साथ गई है। तो कविता चौहान ने नवीन के भाई संदीप से बात की। कविता के दबाव पर संदीप और उसके पिता ने नवीन से बात की तो उसने बताया कि उसने आरजू की हत्या कर दी है। उसकी लाश को जंगल में वो फेंक आया है। उसने ये नहीं बताया कि लाश घर के ही उसमें रखी हुई है। कार में हत्या का सबूत न रह जाए इसलिए उसकी धुलाई होनी जरूरी थी। दिल्ली के पीतमपुरा गांव में नवीन के रिश्ते के मामा कृष्ण रहते थे। संदीप ने फोन पर करके आजू की हत्या करने वाली बात उन्हें बताई और उन्होंने तसल्ली दी कि चिंता ना करें, आगे का काम वह देख लेंगे। 5 फरवरी को नवीन के भात भरने की रस्म पूरी करने के लिए कृष्ण राजपुरा गांव पहुंचा। अपने साथ अपने गांव के नवीन को भी साथ लाया था। वह उनका नजदीकी था। भात भरने की रस्म के बाद कृष्ण और नवीन उसकी स्विफ्ट डिजायर कार प्रीतमपुरा में ले गए। इसी चक्कर में वो उसकी बारात तक नहीं गए। प्रीतमपुरा में उन्होंने कार के अंदर बाहर अच्छी तरह सफाई करा दी। 6 फरवरी को कार संदीप के घर पहुंचा दी। शव में रखी लाश की बदबू घर में फैलने लगी तो नवीन थोड़ी थोड़ी देर में परफ्यूम डाल देता था। परफ्यूम की बोतल खत्म हो गई और वो बाजार से और भी परफ्यूम लेकर आ गया। मेहमान और घर वाले यही समझ रहे थे कि नवीन जो है ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई उसकी शादी होने वाली है और वो घर में खुशबू ही खुशबू चाहता है। फरवरी की शाम को दिल्ली से गोवा की फ्लाइट थी लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसकी फ्लाइट चली गई थी। अब वो निराश होकर घर लौट आया। इसके बाद किसी तरह से वह आजादपुर गया। रात 10 बजे वो वहां से मॉडल टाउन के लिए लौट रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नवीन खत्री से पूछताछ के बाद पुलिस ने 12 फरवरी को नवीन खत्री के पिता राजकुमार, भाई संदीप खत्री और रिश्ते के मामा कृष्ण और नवीन को धारा 201, 202, 212 के तहत गिरफ्तार कर लिया और सभी को महानगर दंडाधिकारी श्री सुनील कुमार के कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने राजकुमार, संदीप खत्री, कृष्ण और नवीन पर जमानती धारे लगाई थी, इसलिए इन्होंने चारों को उसी समय कोर्ट से जमानत मिल गई, जबकि नवीन खत्री को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नवीन खत्री के पिता राजकुमार हाल में ही जेल से पैरोल पर बाहर आए थे। उन्होंने सन 2005 में गांव के ही अजय का मामूली बात पर कत्ल कर दिया था। हत्या के इस मामले में उसके परिवार के 6 सदस्य जेल चले गए थे। खैर, कथा लिखने तक प्रेमिका की हत्या करने वाले नवीन खत्री की जमानत नहीं हुई थी। केस की जांच इंस्पेक्टर सुधीर कुमार कर रहे हैं और पुलिस सूत्रों और आरजू के घर वालों के बयान पर ये सारा जितना भी हमने आपको बताया ये सब उन्हीं पर आधारित है। धन्यवाद। आ जाओ। कितने मिनट की बनी? ये भी डाल के भाई आ जाओ। कितने मिनट की बनी है देखना।